कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं। वो बहुत अच्छी उम्मीदें लेकर आया हूं आपके लिए। वो बहुत बढ़िया सी नॉलेज आज मैं शेयर करूंगा। दोस्तों सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटर के अगर आप एग्जाम दें तो बेटे उसमें कंपनी अकाउंट्स के साथ बेटे 30 मार्क्स का ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का पेपर आपको मालूम ही है हम प्रिपेयर कर रहे हैं आजकल। और हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कशन कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बेटे आज लेक्चर 4 है। मुझे उम्मीद है कि आप पहले 3 लेक्चर्स देख चुके होंगे। जैसे पहला लेक्चर कोर ऑडिट प्रोसेस के ऊपर मैंने बताया, या उससे भी पहले मैंने आपको ये बताया कि स्टैंडर्ड्स बनती कैसे हैं, कौन सी बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है, इंडिया में बॉडी कौन सी है, उसका प्रोसेस क्या है। बेटे इस बार पेपर में आया था। बेटे फिर मैंने बताया कोर ऑडिट प्रोसेस क्या है, पूरी ऑडिटिंग किस नियम से, किस प्रोसेस से लगा हुआ है। और फिर बेटे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट की ऐसे 200 कराई। मैं आज लेक्चर नंबर 4 शुरू तो कर रहा हूं बेटे, लेकिन एक बड़ी प्यारी सी ऐसे 210। बेटे अब आप ये सोच रहे होंगे कितनी एसेस करनी है, 30 नंबर का पेपर है, क्या क्या करेंगे। बेटे मैं आपको 5-6 एसेस कराने वाला हूं। 5-6 क्यों, 7-8 एसेस कराऊंगा। और यकीन मानिए कि 7-8 एसेस अगर आपने ईमानदारी से कर ली तो काफी हद तक आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और नंबर भी अच्छे आएंगे। तो बेटे मैं एक ऐसे करा चुका हूं, ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। बेटे आज मैं कराने जा रहा हूं ऐसे 210। और बेटे इसका नाम क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। बड़े आराम से बेटे रजिस्टर खोल लें, बेटे मार्कर हाइलाइटर पास रख लें, बेटे बुक भी ओपन कर लें। बुक बेटे ये वाली ओपन कर लें, आपको मिल चुकी है। इरादे बुलंद कर लें बेटे, क्योंकि आज हम बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है बेटे, इस स्टैंडर्ड को करते करते। पेपर में ये 4 से 6 नंबर की आ सकती है बेटे, पूरे भरपूर चांसेस हैं इस स्टैंडर्ड के आने के। तो आप प्लीज ध्यान से मेरी बातों को सुने। मैं वैसे आपको बता दूं कि आपने बुक का अगर पेज खोल लिया हो तो देखिए जी, हमने कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन कर लिया था, कोर ऑडिट प्रोसेस कर लिया। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब है कि स्टैंडर्ड्स बनती क्यों है, स्टैंडर्ड्स का फायदा क्या है, स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, स्टैंडर्ड के पीछे लॉजिक क्या है। फिर कोर ऑडिट प्रोसेस किया था, और फिर मैंने ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड गवर्निंग एंड ऑडिट तीन लेक्चर्स में 3 बातें कराई। अभी मैं कंसेप्ट 4 करने जा रहा हूं, ऐसे 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बेटे हम इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि होती क्या है, इसको क्यों कर रहे हैं, इससे फायदा क्या है,
इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड क्यों बनाई, सब बातें देखेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत जल्दी, मुझे मालूम है, सीए, सीएस, सीएमए बनने वाले हैं, क्योंकि आप मेहनती बच्चे हैं, मुझे पता है। कहते हैं मेहनत रंग जरूर लाती है और बिल्कुल रंग चोखा होता है अगर आप ईमानदारी से उसको करें। तो मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं एक मिनट के लिए पहले भगवान को याद कर लूं और आप सब एक मिनट के लिए भगवान को सुने, फिर हम आगे चलेंगे। कहते हैं बेटे, जो भी काम बड़ों को याद करके उनका आशीर्वाद लेकर भगवान को सोच कर करे बेटे, वो पूरा होता है। तो बेटे आइए, मेरे को मालूम है कि आप आने वाले कुछ दिनों में ऑडिटर, आपके नाजुक कंधों में ऑडिटर की जिम्मेदारी आने वाली है बेटे। वो दिन दूर नहीं जब आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी और क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे और आपके नाम के आगे एसीए, एसीएस या एसीएमए या नाम के आगे सीए, सीएस या सीएमए लिखा जाएगा बेटे, और आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी। और बेटे आप मान के चलो कि प्रैक्टिस करने के लिए, मैं मानता हूं कि आप शुरू कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे एक डॉक्टर बनने के बाद वो जॉब भी कर सकता है और प्रैक्टिस भी कर सकता है, किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर ले या अपना क्लिनिक स्टार्ट कर ले, वैसे एक सीए, एक सीएस, एक सीएमए या तो कहीं जॉब कर ले और या फिर अपना ही एक क्लिनिक, अपना ही एक ऑफिस, प्रैक्टिसिंग ऑफिस स्टार्ट कर दे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका नाम रामलाल है, आप सीए भी हैं, सीएस भी हैं, सीएमए भी हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रामलाल एंड कंपनी के नाम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब आप ये बताइए, जब आप रोज सुबह ऑफिस आते होंगे आपके मन में जरूर आता होगा कि आज कोई नया नया क्लाइंट आए और मैं उसका काम मेरे को मिले, नया वर्क मिले। बेटे हम सब यही सोचते हैं। बेटे छोले भटूरे में जो छोले भटूरे बनाकर बेच रहा है वो क्या सोचता होगा कि नया कोई कस्टमर आए, मेरी छोले भटूरे की प्लेट का लेके जाए, बिक्री कराए और मैं उसको सेल करूं। तो बेटे कुछ इसी तरह से हम सब ह्यूमन बीइंग्स है ना बेटे। तो आप बताइए, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और एज अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको अगर कोई क्लाइंट, आपको कोई क्लाइंट अगर ऑडिट ऑफर करे, ऑडिट ऑफर करे, जैसे ये है, ये आपको ऑडिट ऑफर कर रहा है, ये क्लाइंट है मान लेते हैं, और ये आप हैं रामलाल,
आपके मन में जैसे ही क्लाइंट ने आपको ऑडिट ऑफर किया, आपके मन में मन ही मन बेटे लड्डू फूटने लगेंगे। लड्डू फूटने लगेंगे, ये क्या मतलब हो? मतलब आप बहुत खुश हो जाएंगे मन ही मन। क्यों मन ही मन ज्यादा खुश हो जाएंगे बेटे? सोचने की बात है, क्यों ज्यादा खुश हो जाएंगे मन ही मन? क्योंकि बेटे जब नया काम आएगा तो बेटे पैसे भी तो आएंगे। अब जब पैसे आएंगे तो आप मजे करेंगे, गाड़ी आएगी बेटे, पूरी दुनिया घूमने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका लिंक पैसे से है बेटे। बेटे दुनिया पैसे से शुरू हो रही है और पैसे पे ही खत्म हो रही है, सीधी सी बात मैंने सुन लीजिए। कलयुग में हम सब हैं। तो बेटे ये जो रामलाल है, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ये जो ऑडिट करने के लिए इसके पास कोई क्लाइंट आया है, तो बेटे ये बट नेचुरल है, अंदर से बहुत खुश होगा। और कई बार क्या होगा बेटे, झटपट 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 ऑडिट को एक्सेप्ट कर लेगा। बेटे ऑफर किसने किया? ऑफर किया क्लाइंट ने, और बेटे ऑडिटर सीए ने, सीएस ने, सीएमए ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बेटा बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करना गलत बात है बेटे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यही बात कहने जा रहा है कि आप उस समय अपने पर्सनल बेनिफिट को मत देखें। आप कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ शर्तों को देख लें, क्योंकि कुछ बातें होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो पहले ध्यान नहीं देंगे तो बेटे बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, झिक होगी, झिक। और बेटे उससे हमारे तीनों इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेशन का नाम की गुडविल, रेपुटेशन डाउन होगी। तो बेटे इन सभी बातों को SA 210 में बताया गया। क्या क्या बताया गया? कि भाई एक ऑडिटर अगर कोई ऑडिट एक्सेप्ट करने वाला है तो वो क्या करे, पहले कुछ कंडीशंस को देखे कि वो पूरी हो रही है, प्री कंडीशंस अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर करे, वो क्लाइंट से साइन करवाए, उसमें ये बातें लिख दे, उसमें ये कंडीशंस लिख दे, अपनी शर्तें लिख दे। मैनेजमेंट को कोई शर्त लिखनी है तो वो भी मैनेजमेंट लिख दे। मतलब हर चीज पहले ही क्लियर हो जाए। जैसे एक लड़के की और लड़के के विवाह से पहले आप बताइए, आप बताएं, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की थी दीवानी सी। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़का था दीवाना सा, चलिए बेटा मैं आ गया जी पेन सेट करके आपके सामने। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की थी दीवानी सी। मान लेते लड़की है दीवानी सी। आप बताएं इन दोनों लड़के और लड़की में 2.5 अक्षर प्रेम के हो गए। तो बेटे ये जो लड़की वाले हैं, इसके जो मम्मी पापा, लड़की के मम्मी लड़की के पापा, लड़के के मम्मी और लड़के के पापा से मिलने आ रहे हैं। और बेटे इन्होंने एक दूसरे के गुण मिला लिए हैं। अब सब कुछ फाइनल हो गया बेटे, एंगेजमेंट की बातें चल रही है कि हम एंगेजमेंट कब करेंगे। बेटे आपका भी विवाह होगा, आप टेंशन मत ले। पहले एंगेजमेंट होती है बेटे, उसको बोलते हैं रिंग सेरेमनी। हम एंगेज हो गए, मतलब आज से मैं तेरा, तू मेरी। जैसे मैंने रिंग पहनी है बेटे, ये देखो रिंग है ना बेटे,
ये मेरी वाइफ ने मुझे पहनाई है बेटे। बेटे पहले एंगेजमेंट होती है, पहले सगाई होती है, पहले रिंग सेरेमनी होती है, और बेटे उसके बाद मैरिज होती है, विवाह होता है। तो मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुने। हम सबके घरों में बेटे ऐसे ही होता है। आप बताइए कि ये लड़की कंपनी सेक्रेटरी है, ये लड़का भी कंपनी सेक्रेटरी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये लड़की जॉब करती है और इस लड़की का पहले से ही मन है कि ये आगे भी मैरिज के बाद भी जॉब करती रहे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबके घरों में जब बात चल रही होती है विवाह की, तो सारी बातें खुल के बता देनी चाहिए कि भाई लड़की का ये मन है, लड़की की ये रुचि है, लड़की ये चाहती है, लड़की चाहती है अलग से गाड़ी हो, लड़की चाहती है कि मैरिज के बाद भी विवाह के बाद भी वो जॉब करती रहे, मैरिज के बाद भी वो पढ़ना चाहती है। वो सारी शर्तें, वो सारी कंडीशंस बता दी जाती है बेटे पहले, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम पहले नहीं बताएं और एंगेजमेंट हो जाए और बेटा फिर विवाह हो जाए और उसके बाद कंडीशंस बताएं, तो बेटे वो पूरी नहीं होती। इस बात का ध्यान रखें। इसका मतलब जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आने वाली आपके डिसीजंस बदल जाएंगी, तो बेटे उस केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी होता है कि आप सारी अपनी प्री कंडीशंस, अपनी सारी कंडीशंस, अपनी सारी शर्तें, अपनी सारी बातें खुलासा करें और उसके बाद उसको एंगेजमेंट लेटर में लिखवा लें। और बेटे एंगेजमेंट लेटर को क्लाइंट को कहें कि साइन करे। बेटे एंगेजमेंट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मानिए ऐसे 210 आपके पेपर में आई खड़ी है। बेटे नॉर्मल सी बात है कि एक कारपेंटर है, आप कारपेंटर से काम कराते हैं, आप बताइए क्या आप पहले पैसे तय नहीं करते? भले आपका वो लंगोटिया यार क्यों ना हो, भले आपका वो पड़ोसी क्यों ना हो, भले आपका वो दोस्त क्यों ना हो, भले उसने भी सीएस ज्वाइन की थी आपके साथ, उसकी फाउंडेशन क्लियर नहीं हुई, उसने सीएस छोड़ दी और कारपेंटर का काम शुरू कर लिया, और आपने सीएस कर ली, सीएम में कर ली, और आप अपना ऑफिस बनवा रहे हैं। आपने उसी कारपेंटर अपने दोस्त को बुलाया। बेटे मुझे एक चीज बताइए, अगर आप पहले से उसके साथ रेट वगैरह सारी बातें तय नहीं करेंगे, तो जिस दिन पैसे का लेना देना होगा, मतलब जब काम खत्म हो जाएगा, उस दिन बेटे आपके और कारपेंटर के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बेटे वो दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है, झिकझिकबाजी हो सकती है। तो बेटे इसी तरह से एक क्लाइंट का जब एक प्रोफेशनल ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है, तो सीए इंस्टीट्यूट ये कहना चाहता है, बेटे सीए इंस्टीट्यूट ये कहना चाहता है कि इस व्यक्ति को पहले क्या करना चाहिए, कुछ प्री कंडीशंस को देखना चाहिए कि वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। बेटे कुछ प्री कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद वो क्या करे, एंगेजमेंट लेटर को प्रिपेयर करे। और एंगेजमेंट लेटर में कंटेंट क्या होना चाहिए बेटे, उसमें क्लॉजेस कौन कौन से कंपलसरी होने चाहिए। बेटे रिकरिंग ऑडिट अगर हो तो फिर क्या करना चाहिए, वो सारी बातों का खुलासा होना चाहिए, एंड इट शुड बी साइंड। बेटे आप बताओ एज ए प्रोफेशनल, सोचना बेटे, कमर सीधी कर लो, आप ढीले ढीले बैठे हो। बेटे मैं अभी इसमें से कुछ भी नहीं करा रहा, जबकि ऐसे 210 मैंने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ ली है, और बेटे मैंने इसको हाईलाइट भी करा है, देखो कितना बढ़िया हाईलाइट किया है। बेटे मैं दिखा क्यों रहा हूं, क्योंकि आप भी इसी तरह से हाईलाइट करें। मैंने अपनी पूरी बुक को कलरफुल बना दिया है, तो बेटे आप भी बनाएं, मुझे खुशी मिलेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, एज एन ऑडिटर,
जब आप ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट करते हैं तो बेटे उसके में एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है। बेटे इसके जो यूजर्स हैं, यूजर्स कौन, गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है, बेटे शेयर होल्डर्स इसको यूज कर रहे हैं, बेटे डिवेंचर होल्डर्स यूज कर रहे हैं, बेटे प्रेफरेंस होल्डर्स यूज कर रहे हैं, बेटे क्रेडिटर्स यूज कर रहे हैं, बेटे फाइनेंशियल रिसर्च वाले यूज कर रहे हैं, बेटे इतनी दुनिया यूज कर रही है, बेटे इसको एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, बेटे एक विश्वास के साथ कि इसको एक प्रोफेशनल ने अच्छी तरह से चेक किया है और उसने अपनी ओपिनियन दी है ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। अब आप ये बताइए, वो जो विश्वास आपके ऊपर लोग कर रहे हैं, अगर वो विश्वास टूट गया तो लोग बद्दुआएं देंगे आपको और आप पूरी लाइफ चक्की पीसेंगे। तो बेटे नैतिकता के हिसाब से भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर को जल्दबाजी में कभी भी कोई भी असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बेटे उससे पहले उसको कुछ प्री कंडीशंस को चेक कर लेना चाहिए कि अगर वो प्री कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं, क्योंकि वो प्री कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। प्री कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है बेटे। आप ये मानिए कि अगर ये प्री कंडीशंस नहीं होंगी तो फिर ऑडिट भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जल्दबाजी में एक्सेप्ट कर लेंगे खाली अपने पैसे के लोभ में, तो बेटे हमारे इंस्टीट्यूट की गुडविल और रेपुटेशन डाउन हो रही है। तो बेटे पहली प्री कंडीशन, वैसे तो अभी हम देखेंगे, मैंने बुक में लिखी हुई है, पहली प्री कंडीशन है कि क्या वेदर प्री, अभी लिखनी आप रजिस्टर में लिखते जाएं, अच्छा रहेगा बेटे। जो मैं लिख रहा हूं आप भी लिखेंगे, इसी बहाने कुछ ना कुछ आपके बात दिमाग में जाएगी। बेटे ऑडिटिंग थ्योरी है बेटे, कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ हाईलाइट करना है। तो बेटे मैं प्री कंडीशन 1 बता रहा हूं, क्या वेदर, क्या मैनेजमेंट इज ready, whether management is ready to accept, whether management is ready to accept the responsibility of preparing financial statements। बहुत बड़ी बात लिख गया बेटे मैं तो। क्या मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी उठा रही है? क्योंकि बेटे आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है, आपका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना कतई नहीं है। तो आपको सबसे पहले ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले इस प्री कंडीशन को चेक करना है कि क्या मैनेजमेंट जो गवर्न कर रहे हैं उस कंपनी को, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, क्या वो इस बात को भली भांति मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। और बेटे वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कौन सी, विद इन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बहुत बड़ी बात बोल गया बेटे, विद इन एक्सेप्टेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके ऊपर ही थ्योरी का शॉर्ट नोट आ गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी देखेंगे क्या हो सकता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे पता चलेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल है या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग एक्सेप्टेबल है। अभी देखते हैं। पहली प्री कंडीशन, मैनेजमेंट को माननी पड़ेगी। क्या मैनेजमेंट ये मान रही है? अगर हाँ तो बेटे मैं कहूंगा कि प्री कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो रही है। अब मैं आ गया जी दूसरी पे, प्री कंडीशन नंबर 2।
बेटे क्या मैनेजमेंट ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस देगी या नहीं? तो दूसरी कंडीशन है बेटे, वेदर मैनेजमेंट इज रेडी टू गिव एक्सेस ऑफ, whether management is ready to give access of all information required by auditor, whether it is all required by auditor, मतलब ऑडिटर को जो जो बातों की जरूरत है, जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या वो मैनेजमेंट देने को तैयार है? बेटे अगर हाँ, तभी ऑडिटर उस बात को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ऑडिटर उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तीसरी बात मेरे बेटे, प्री कंडीशन नंबर 3, प्लीज बेटे रजिस्टर में लिखते जाएं, अच्छा रहेगा बेटे, बढ़िया रहेगा बेटे, बढ़िया रहेगा। प्लीज मैं तो चाहूंगा कि आप जरूर साथ साथ लिखें। मैं आपसे कहता हूं कि सारी इंफॉर्मेशन का मतलब है, सपोज करते हैं मैं एक एग्जांपल दूं कि रेंट आ रहा है, रेंट पेड आ रहा है, रेंट पेड आ रहा है एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का रेंट पेड आ रहा है बेटे। अब ऑडिटर डायरेक्टर को ये कहता है, या ऑडिटर ये चाहता है कि ये 5 लाख रुपए किस किस को पे हुए, उसका नाम बताओ, और कहीं वो उसका रिश्तेदार तो नहीं है, सारी बातों का खुलासा करो और हर महीने की बाइफर्केशन दो। तो बेटे अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट देने को तैयार हो जाती है, तो मैं कहूंगा प्री कंडीशन नंबर 2 दैट मैनेजमेंट इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल, टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं 3 प्री कंडीशंस हमें देखनी पड़ेगी। पहली प्री कंडीशन, वेदर मैनेजमेंट इज रेडी टू accept the responsibility of preparing financial statements and internal control systems। बेटे वो सारे सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम्स भी डेवलप करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को डेवलप करना भी बेटे मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। तो क्या मैनेजमेंट उस जिम्मेदारी से पल्ला तो नहीं झाड़ रही? क्या वो जिम्मेदारी को गले में लगा रही है या नहीं? पहली बात। दूसरी बात, क्या वो मैनेजमेंट सारी इंफॉर्मेशन देने को तैयार है? और तीसरी बात अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, वेदर कंडीशन 3 लिख लेते हैं बेटे, प्री कंडीशन 3, ऑडिटर कैन have unrestricted access, मतलब कोई रोक टोक नहीं लगानी है ऑडिटर के ऊपर कि आप इससे बात नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। बेटे प्री कंडीशन तीसरी कहती है कि आप ऑडिटर को बांध नहीं सकते, बंदिशें नहीं लगा सकते, बंदिशें नहीं लगा सकते। तो बेटे अगर ये तीनों बातें बेटे फुलफिल हो रही हैं, कौन सी बातें बेटे? पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के हिसाब से बनाना। अब आइए मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, कमर सीधी कर लीजिए, कोई ढीले बैठे। पहली कंडीशन है बेटे, प्री कंडीशन नंबर 1 है बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड be the preparation of financial statement should be the responsibility of, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑफ मैनेजमेंट, एंड it should be in acceptable financial reporting framework,
इट शुड बी इन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये बात बड़ी प्रीशियस बता दी जो मैं बताने जा रहा हूं। बेटा आप बुक खोल लें, बुक में मैंने सारी बातें लिखी हैं। 1 मिनट के लिए आपको बुक भी साथ साथ बता दूं तो बेटे जरा ऐसे 210 को खोल लें। मैं इस समय आज लेक्चर नंबर 4 ले रहा हूं, ऐसे 210 करा रहा हूं बेटे। ऐसे 210 पेपर में आने के भरपूर चांसेस हैं। ये प्लीज पेज खोल ले बेटे। पेज नंबर है मेरे बेटे 73 आपके प्रैक्टिस मैनुअल में भी दिया हुआ बेटे। डिस्कस ऐसे, डिफाइन ऐसे 210, एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। या तो इस तरह से आ सकता है, डिफाइन ऐसे 210, उसका नाम है एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। और इसमें से कुछ पूछ सकते हैं, डिफाइन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कुछ भी। आइए जी, हम थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, फिर थोड़ा बुक से पढ़ेंगे। एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, obtain the agreement from management that management acknowledges and understand its responsibility। इसका मतलब मैनेजमेंट अपनी बातों को, जिम्मेदारियों को एक्नॉलेज भी करती है और उनको पूरा करने का धर्म भी उसी का ही है। क्या? प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एफआरएफ। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना मैनेजमेंट का धर्म है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बेटे ये ऑडिटर नहीं बनाएगा, इसलिए पहली प्री कंडीशन ये है। दूसरी, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे मैनेजमेंट को 2 तरह के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने पड़ते हैं। अभी आप आने वाले दिनों में नेक्स्ट लेक्चर जब चैप्टर नंबर 4 देखोगे ना, तो बेटे इंटरनल कंट्रोल में मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं, उसमें बताया बेटे इंटरनल कंट्रोल होते क्या है। जैसे आप बिग बाजार में कभी जाएं तो आप देखेंगे बिग बाजार में सीसीटी कैमरास लगे हुए हैं, कनेक्टर्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, मैग्नेटिक गेट है। बेटे ये क्या कर रही है? चेक कर रहे हैं कि कोई कहीं घपला तो नहीं कर रहा, कोई चॉकलेट खा तो नहीं रहा, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई एरर तो नहीं हो रहा। बेटे किसकी जिम्मेदारी है? बिग बाजार के ऑडिटर की या बिग बाजार की मैनेजमेंट की? बेटे बिग बाजार की जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करे। बेटे इंटरनल कंट्रोल एक तो होते हैं ऑपरेटिंग के लिए और दूसरे होते हैं अकाउंट्स के। एक होते हैं बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि रोजमर्रा की जितनी भी ऑपरेशंस है प्रॉपर्ली चलती रहें, और दूसरे होते हैं बेटे अकाउंट्स जो